नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुमार राकेश और स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सबसे मजबूत राज्य यूं माना जाए कि देश की राजनीति में इस समय अगर किसी राज्य की राजनीति की हलचल है तो वो पश्चिम बंगाल है। यूं कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की चुनावी राज्यों की राजनीति के बीच में वो हैसियत है जो कहीं ना कहीं तमाम देश के लोगों को आकर्षित करती है। और अब पश्चिम बंगाल में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल, आसाम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। असम में 3 चरणों में चुनाव तय किया गया है, तो केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। इसके साथ ही बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होगा। 294 सीटों वाले बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जोरदार मुकाबला है। कांग्रेस और वाम मोर्चा ने चुनावी गठबंधन किया है और एआईएमआईएम भी चुनावी मुकाबले में उतर रहा है। जनसंघ के संस्थापक और बीजेपी के प्रेरणा पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गृह राज्य बंगाल में भगवा लहराना बीजेपी के लिए काफी चुनौती भरा रहने वाला है, लेकिन उसे दीदी से जोरदार चुनौती मिलने वाली है। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं। बीते दिनों ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर स्कूटी चलाकर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध कर ये जताने की कोशिश की कि केंद्र की नीतियां कहीं न कहीं आम आदमी के लिहाज से ठीक नहीं है। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में जिस तरीके से अराजकता, हिंसा और कुशासन का माहौल है, उसे देखते हुए बंगाल में बीजेपी का ही परचम लहरेगा। इसके अलावा असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में भी बीजेपी अपनी ताकत दिखाएगी। साल 2016 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2016 विधानसभा चुनाव में कुल 293 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 211 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। कांग्रेस को 44 सीटें, लेफ्ट को 32 सीटें और बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। वोट शेयर की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस को तकरीबन 45% वोट शेयर मिले थे। लेफ्ट के पास वोट शेयर 25% के आसपास था, लेकिन सीटें कांग्रेस से कम थी। कांग्रेस के पास 12% के आसपास वोट शेयर रहा, लेकिन उसे लेफ्ट से ज्यादा सीटें मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर तकरीबन 10% के आसपास रहा, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सारे समीकरण धरे के धरे रह गए और कुल 40 सीटों में से तृणमूल ने 22 सीटें जीत पाई, तो वही भारतीय जनता पार्टी ने 18 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती, जबकि लेफ्ट अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति का यहां पर जिक्र करें तो पिछले दिनों जिस तरीके का चुनावी माहौल पश्चिम बंगाल की राजनीति में देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी का वो दौर कुल मिलाकर के ये याद दिला रहा है कि एक दौर राजनीति का पश्चिम बंगाल में वो भी था जब टीएमसी और लेफ्ट की सरकार हुआ करती थी और टीएमसी कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से संघर्ष कर रही थी और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने पर आमादा थी। उसी प्रकार से कार्यकर्ताओं पर हमलों का जिक्र किया जाता है। आज भी पुराने राजनीतिक पंडित इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो हालात आज भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में देखने को मिल रहे हैं, वो कई सालों पहले टीएमसी और लेफ्ट के बीच में देखे जा चुके हैं। कुल मिलाकर के लोकतंत्र का ये जो चुनावी माहौल है, इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा पाएगी या तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बचाने में कामयाब हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही खतरा हो ऐसा नहीं है। टीएमसी के अलावा टीएमसी को जो खतरा है वो कांग्रेस और लेफ्ट से भी है, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस कहीं ना कहीं एक हो चुके हैं। तो ममता के लिए चुनौती कांग्रेस और लेफ्ट भी है, तो वही भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना पूरी तरह से परचम लहराना शुरू कर दिया है। तमाम केंद्रीय बड़े लीडर्स और भाजपा के बड़े आला नेता जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह संकेत मिलते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से गंभीर हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के तमाम नेताओं को वहां की राजनीति में उतारा जा रहा है, यह कहा जा सकता है कि बीजेपी का फोकस पश्चिम बंगाल पर ज्यादा है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जिस तरीके से तारीखों का ऐलान किया गया है और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनावी चरण तय किए गए हैं, उसके बाद में वहां की राजनीति में क्या कुछ आमूलचूल परिवर्तन होगा। पिछले दिनों जिस तरीके से वहां की राजनीति में उठापटक का दौर देखने को मिला था, टीएमसी में सेंध लगी और बीजेपी के पास वो तमाम लीडर पहुंचे जो कहीं ना कहीं टीएमसी से नाराज थे। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ पैनल में शामिल होने के लिए अजय वर्मा साहब
जुड़े हैं नेता कांग्रेस से दानिश इकबाल साहब जुड़े हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के संदीप चौधरी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शामिल हुए हैं, वही सनी शिंकू हैं, टीएमसी के लीडर हैं। तमाम लीडर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चुनावी माहौल कहता है, भविष्य के लिहाज से किस तरीके से बंगाल की राजनीति बदल रही है और भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर जाकर के खड़ी हो गई है। वही टीएमसी को आखिर केवल भारतीय जनता पार्टी से खतरा है या अन्य भी उसके लिए चैलेंज बने हुए हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करें। जिस तरीके से चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद में बंगाल की राजनीति में उबाल आ गया, यूं कहा जा सकता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से 5 राज्यों की चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सक्रिय हो गई है। और अब जिस तरीके से वहां पर तमाम बड़े नेताओं की रैलियां शुरू होंगी, पल पल बदलते राजनीतिक समीकरणों के दौर में क्या कुछ विशेष, खासतौर पर पश्चिम बंगाल का जिक्र करने के लिए आज इस स्पेशल रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ विशेष पश्चिम बंगाल की राजनीति में रह सकता है। तमाम मेहमानों का परिचय मैं आपको दे चुका हूं। अजय वर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हैं, नेता कांग्रेस के तौर पर है। दानिश इकबाल साहब प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वहीं संदीप चौधरी साहब जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और सबसे पहले दानिश इकबाल साहब आपके पास आना चाहूंगा। सीधा सा सवाल है, ममता बनर्जी टीएमसी की लीडर और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहा है कि विधानसभा चुनाव में गोलकीपर की भूमिका में है और दावा करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक भी गोल नहीं कर पाएगी। ये तो पश्चिम बंगाल की जनता का अपमान है। पश्चिम बंगाल की जनता तय करेगी कि कितने गोल होने हैं और किसको जो है जीत का सेहरा किसके सर बांधना है। तो पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर चलाया है और परिवर्तन यात्रा के अंदर हम गांव-गांव तक भारतीय जनता पार्टी के विचारों को और जहां जहां हमारी सरकारें हैं और केंद्र में जो हमारी सरकारें हैं उनके जो काम रहे हैं उसको जाके हमने बताने का काम किया है। और ममता दीदी के 10 साल के अंदर जो भी भयावह स्थिति बंगाल की बनी हर विषय में, हर क्षेत्र में, तो उसको उजागर करने का काम भी हमारे नेताओं ने पश्चिम बंगाल के कोने कोने में जाकर के करने का काम किया है। और वहां की जो जनता का मूड है, जो परिवर्तन है, आज देखिए, आज चुनाव आयोग ने जो है तिथि जो है तय कर दी है कि 2 मई को जब मतगणना शुरू होगी और नतीजे जब आएंगे तो ममता दीदी का विदाई पश्चिम बंगाल की जनता के द्वारा तय कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत तौर पर ममता दीदी से कोई लेना देना नहीं है। ममता दीदी वहां सरकार में है, उनकी पार्टी वहां सरकार चला रही है और वो पश्चिम बंगाल के जनता के आकांक्षाओं और आशाओं पर खड़ी नहीं उतरी हैं। उन्होंने वो जो आकांक्षा थी, वो जो वहां की जनता की जो आवश्यकता थी, उसको पूरा करने में वो सक्षम नहीं रही हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पे परिवर्तन चाहती है। और परिवर्तन सिर्फ मुख्यमंत्री का नहीं, परिवर्तन सिर्फ जो है किसी को मंत्री बना देने का नहीं, परिवर्तन सत्ता का नहीं, परिवर्तन पश्चिम बंगाल की जनता का। और हर एक जनता जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है, उस जनता तक जो है कल्याण का जो विषय है वो पहुंचे, उनका कल्याण हो, उनके विषय को, उनके हित को, बंगाल की संस्कृति को और जो सोनार बंगला जो बंगाल पहले था उसको परिवर्तित किया जाए। जो वहां पे जिस प्रकार से तुष्टीकरण हुआ है, जिस प्रकार से करप्शन हुआ है, जिस प्रकार से विकास दर जीडीपी वहां पे रुक गई है, तो उसका परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। लेकिन दानिश इकबाल साहब, टीएमसी के नेताओं का तो कई का आरोप यह भी है कि राजनीतिक रूप से तो लड़ाई चल ही रही है, लेकिन सीबीआई और ईडी के जिस तरीके से छापे पड़ रहे हैं, अब प्रत्यक्ष रूप से सरकारी एजेंसियों का भी काम में लिया जा रहा है। देखिए, ये विपक्ष का पूरा अधिकार है, वो किसी प्रकार की भी टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक जो व्यवस्था है या संवैधानिक जो संस्था है वो पूरी तरह से निष्पक्ष तौर पर काम करती है। और यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि भारत के अंदर आज भी जितने भी संवैधानिक संस्था हैं या जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो पूरी तरह से निष्पक्ष है। और जिस प्रकार से उनको चीजें मिलती हैं या जिस प्रकार से उनके पास जो है चीजें आती हैं, उसी आधार पर वो काम करती हैं। ये चुनाव से जोड़ लेना, भारत के अंदर हर 2-3 महीने पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते हैं। कभी निगम के चुनाव होते हैं, कभी जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, कभी असेंबली के चुनाव होते हैं। अगर इस तरह से देखा जाए और ये पैमाना तय कर लिया जाए कि चुनाव के समय में संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक संस्था जो है वो काम
करेगी तो भारत के अंदर कोई भी व्यवस्था काम ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि भारत के अंदर तो हर 2 महीने 3 महीने में चुनाव होते हैं। तो मैं इन चीजों को पूरी तरह से खारिज करता हूं कि इस तरह की बेबुनियाद बातें जो है नहीं करना चाहिए। आप जनता के बीच में जाइए, चुनाव का तिथि तय हो गया है और जनता के बीच में जाने के बाद जनता जो फैसला करे उसको हम सबको मानना चाहिए। और वो 2 मई को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके जनता तय कर देगी कि वहां पे रियल में परिवर्तन जो है, जो परिवर्तन वास्तविकता में जो परिवर्तन वहां चाहती है वो उसने करके दिखा दिया है। सबसे बड़ी बात जो देखने को मिलती है इन तमाम चीज़ों के बीच में, जिस तरीके से इसी वक्त में तमाम सरकारी एजेंसीज एक्टिव हुई है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की बात नहीं है, लेकिन तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक है यूँ कहा जाए तो इसी समय लगातार छापेमारी भी चल रही है, तमाम चुनावी रैलियां भी चल रही है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव व्यक्तिगत होता जा रहा है उसे किस लिहाज से ठीक माना जाए? नहीं, मैंने अभी कहा कि चुनाव बिल्कुल भी व्यक्तिगत नहीं है। चुनाव जो है पश्चिम बंगाल की जो जनता है उसके हित के लिए, उसके कल्याण के लिए, बंगाल की संस्कृति को बहाल करने के लिए, बंगाल की जनता का अधिकार है जिसका हनन ममता दीदी ने किया है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को ला करके, रोहिंग्या जो विदेशी हैं उनको ला करके पश्चिम बंगाल की जनता के अधिकार का जो बंटवारा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसकी लड़ाई लड़ रही है कि उस बंटवारे को, जिसका हक वहां की जनता का है, वो हक हम अपनी सत्ता को ला करके उस जनता को देने का काम करेंगे। यानी सीए एनआरसी लागू करने की तैयारी में आप, यानी सीए और एनआरसी लागू करने की तैयारी में हैं आप? देखिए, ममता दीदी से व्यक्तिगत कोई विषय हो ही नहीं सकता है। ममता दीदी की पार्टी वहां सरकार में है और ममता दीदी उसकी मुखिया है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि उस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे जो सरकार बंगाल की जनता के हित को पूरा नहीं कर पाई है। तो ये तो बंगाल की जनता की लड़ाई है और बंगाल की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और बंगाल की जनता तय करेगी कि वो किसके हाथ में सत्ता देने जा रही है। ठीक है, कांग्रेस लीडर साहब माननीय अजय वर्मा साहब आपके पास आना चाहेंगे। वर्मा साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस तरीके से तमाम चीज़ें निकल करके आ रही है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और सीधे तौर पर आरोप यही है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, दूसरी तरफ कार्यकर्ता इन तमाम हमलों का शिकार हो रहे हैं, चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, व्यक्तिगत चुनाव होता जा रहा है, जिस तरीके की बयानबाजी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही जिक्र करूँ ऐसा संभव नहीं है, टीएमसी के तमाम नेताओं के बयान भी ऐसे आ रहे हैं, खुद ममता बनर्जी का जिस तरीके से बयान आया उसके बाद में बीजेपी नेताओं के बयान आए, जिस तरीके से चीज़ें निकल कर के आ रही है। और अब कांग्रेस को इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो लेफ्ट के साथ आकर के आप तो खुश हो लिए, लेकिन दक्षिण भारत से उम्मीदें हैं आपको? क्या पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य से आप गायब हो रहे हैं, किस तरीके से देख पा रहे हैं सर? देखिए कुमार राकेश जी, ये बंगाल की धरती माता दुर्गा की धरती है, काली की धरती है, ये भारत के एक अभिन्न अंग है। लेकिन यहाँ असली टैगोर साहब की धरती पर नकली टैगोर साहब पहुंच गए हैं। पहले देश से झूठ बोला गया, 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 2 करोड़ की जगह पूरे 7 साल में 14 करोड़ से ज्यादा छीन ली गई, सारे लोगों को पता है। फिर कहा गया कि 15 लाख देंगे, वो नहीं आया गया, वो चुनावी जुमला बता दिया गया सदन में। फिर कहा गया कि नोटबंदी करके आपको जो है मालामाल बना देंगे, तो देश बर्बाद कर दिया। फिर 28% जीएसटी गब्बर टैक्स लगा दिया, अब किसानों के ऊपर तीनों काले कानून लगा दिए। तो ये हिंदुस्तान की जनता ने देखा कि विश्वास करें तो कैसे करें। देश की सरकार महंगाई, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के मुद्दे को भूलकर यहाँ के मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और महत्वपूर्ण लोग, जबकि बंगाल का एक छोटी सी स्टेट का चुनाव है, लेकिन ये सारे लोग तन मन धन से सारे काम छोड़कर, विकास छोड़कर, देश के हालात छोड़कर, कोविड की स्थितियों को छोड़कर, जीडीपीओ की छोड़कर बंगाल में जाकर केवल ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि नगर पालिका के चुनाव है। उसके बाद भी जब इन्हें पता है दिल्ली में भी ऐसे ही लड़े थे, दिल्ली में क्या इनकी गति और दुर्गति हुई थी पूरे देश ने देखा। 700 से ज्यादा करोड़ रुपए खर्च कर दिए दिल्ली के चुनाव में, 700 से ज्यादा बीजेपी के बड़े नेता लगे और 7 सीट आई। बंगाल की जनता पर अब ये तय हो गया है कि जो काला धन नहीं लाने वाले लोग, जो गैस सिलेंडर को 800 रुपए में देने वाली सरकार, जो भगवान को भी आके बंगाल में बांटने का काम करे, ये माँ बंगाल जो है महिषासुर मर्दिनी, एक महिषासुर राक्षस और उसका समूह हुआ करते थे। तो माता दुर्गा ने जब उसने कोशिश करी थी उन पे हमला करने की और उनको
गलत निगाहों से देखने की, तो जो भी बंगाल को गलत निगाहों से देखने की कोशिश करेगा, वो कोई भी हो, जो भी महिषासुर के रूप में वहां आएगा, माता दुर्गा उसका वध कर देंगी। ये बंगाल की धरती बड़ी मशहूर है, काली जादू के लिए भी मशहूर है। अब पूरे देश को ये पता है, 136 करोड़ लोगों को ये पता है कि कौन महिषासुर है और कौन माता के रूप में है। देखिए, ममता दीदी का तो वहां पर एंटी इनकम्बिनेंसी 10 साल पूजा शुरू हो गई है, चल रही है, लोगों को पता है। पूजा शुरू हो गई है, मेरे पास सूचना है उस बात की जी। दूसरा, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की सरकार के पूरे देश में 7 साल में जो हालात बिगाड़े हैं, जीडीपी के मामले, महंगाई के मामले, वर्ल्ड हैप्पीनेस का मामला, भूखमरी के कगार का मामला, आर्मी के मामले में, पाकिस्तान के मामले में, चाइना के मामले में, हिंदू मुस्लिम के मामले में, विभाजन के मामले में, देश की एकता अखंडता से समझौता करने के मामले में, और महंगाई के मामले पर, तो इन सारी चीजों पर लोगों ने मन बना लिया है, बोल नहीं रहे। हम लोग, हमें जरूरत नहीं, हम जनता के टैक्स का पैसा ये जो बर्बाद कर रहे हैं, 17,000 करोड़ का जहाज खरीद लेंगे दो, उसके बाद संसद की तैयारी कर देंगे, लोगों पे पैसा नहीं है। कोरोना में हमारे 1,10,000 से ज्यादा लोग मर गए, और 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हमारे लोग तो हो गए इसमें बीमार, और 1.5 लाख से ज्यादा लोग इसमें मर गए हैं। लेकिन साहब ने कहा था, मित्रों, 18 दिन में युद्ध जीता जाता है महाभारत का, हम 21 दिन में कोरोना को भगा देंगे। लेकिन उसके बाद भी ये जुमलेश्वर महादेव की वैक्सीन भी पहुंची है, वैश्विक स्तर पर वैक्सीन भी पहुंची है, उसका भी जिक्र करना चाहिए आपको। वैश्विक स्तर पर वैक्सीन भी पहुंची है, उसका जिक्र बनता है, अगर स्वस्थ राजनीति की अगर आप बात कर रहे हैं तो। वैक्सीन आप देखिए, बीच में आप सही है, आप पूछिए, वैक्सीन सरकार ने कोई बनाई है? वैक्सीन तो डॉक्टर्स बनाते हैं, वैज्ञानिक बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। जैसे आर्मी, सेना हमारी बॉर्डर पे लड़ती है, हमारा सेना को सैल्यूट, वैज्ञानिक को सैल्यूट। चलिए ठीक है, इसका जवाब दूंगा मैं आपको, इसका मैं जवाब दूंगा आपको, इसका मैं जवाब दूंगा अजय जी, इसका मैं जवाब दूंगा। नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं, सारी चीजों को बांटने की बात आप कर रहे हैं, इसी लिहाज से अगर तमाम चीजों को डिस्क्राइब किया जाए, महंगाई के लिहाज से बात की जाए, पेट्रोल पंप के लिहाज से बात की जाए, निजी कंपनियों के लिहाज से बात की जाए, सरकारी कंपनियों के लिहाज से बात की जाए, बात अगर अच्छा होगा तो नेतृत्व पर सवाल उठेगा और बुरा होगा तो नेतृत्व पर सवाल उठेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि कौन व्यक्ति उस समय पीएम था। अगर मनमोहन सिंह के दौर में व्यवस्थाएं बिगड़ी है या अच्छी हुई है तो सारा जिम्मेदारी उस समय मनमोहन सिंह के पास में हुआ करती थी। आज पीएम मोदी के दौर में अगर व्यवस्था बिगड़ रही है, अच्छी हो रही है, वो विषय राजनीति का हो सकता है। कर रहे हैं बीजेपी के लोगों से भी कुछ सवाल कर लीजिए। नहीं, महंगाई और औरों पे इनको तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, नहीं मैं बिल्कुल, पहला सवाल उन्हीं के पास में था, लेकिन आप जो दोषारोपण वाली जो बात है, मैं उसका सब मैंने जवाब दिया है, मैंने जवाब उसी का दिया है। नेतृत्व अगर अच्छा करता है तो अच्छा उसके हित में जाएगा, नेतृत्व बुरा करता है तो उसको ही दोष लगेगा। यहाँ पर डिवाइड वाली बात मत करिए। अगर देश की जनता ने प्रधानमंत्री बना करके भेजा है, अगर देश की जनता ने किसी को चुन करके भेजा है सर, तो देश को अच्छा करने की जिम्मेदारी और बुरा करने की जिम्मेदारी उसकी है। जो बोलेंगे हम सुन लेंगे, ठीक है, पूरा करने दो, पूरा करने दो। देखिए, अभी बंगाल में एंटी इनकम्बिनेंसी ममता जी की है और सरकार के सारे कार्यों का चिट्ठा पूरे देश की जनता ने, 136 करोड़ लोगों ने देखा। इनके आए ये प्रचार जीवी, ये क्रोनी कैपिटलिस्ट के समर्थक लोग, ये लोग प्रचार के ऊपर तो 74,000 यानी 74 अरब रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन विकास के नाम पर जीरो है। तो अब कांग्रेस की सरकार में बहुमत से आने वाली है, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन की, ये आप तय मान लीजिए। बंगाल के चुनावों में आप शोर, जनता के पैसे का जो दुरुपयोग, टैक्स के पैसे का वहां सरकारी मंत्री जा जाके कर रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है कि भारत तड़प रहा है। महिलाएं तो गैस सिलेंडर में झुलस रही हैं और लोग पेट्रोल डीजल में झुलस रहे हैं और किसान काले कानूनों में झुलस रहे हैं और छोटा व्यापारी जीएसटी में झुलस रहा है और आम आदमी नोटबंदी में झुलस गया। और देश की सरकार अपने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, क्रोनो कैपिटलिस्ट और 4 और लोगों की पूंजी बढ़ाने में लगी। ठीक है, ठीक है। सनी सिंकू साहब जुड़े हैं हमारे साथ, पैनल में शामिल हुए हैं, टीएमसी नेता है सनी सिंकू साहब, स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और मेरे साथ पैनल में संदीप चौधरी साहब बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दानिश इकबाल साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और अजय वर्मा साहब नेता कांग्रेस के तौर पर जुड़े हैं। संदीप चौधरी साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। जिस तरीके से आज तारीखों का ऐलान हो गया है और कुल मिलाकर के पिछले कुछ दिनों से जो राजनीतिक माहौल पश्चिम बंगाल का देखा गया है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन खासतौर पर पूरे देश की निगाह पश्चिम बंगाल के ऊपर है। राजनीतिक गणित आपका क्या कह रहा है, विश्लेषण क्या कह रहा है? CAA और NRC को लेकर के तमाम बातें हो रही है, मटुका समुदाय को लेकर के तमाम बातें हो रही है। वो समुदाय ममता बनर्जी का खास माना जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो शरणार्थियों वाला विषय था, जो भारतीय नागरिकता देने की बात थी,
उसको लेकर के वो सीए और एनआरसी के फेवर में था। कहीं ना कहीं ममता दीदी के हाथ में से वो वोट बैंक जाने की बातें सामने आ रही है। राजनीतिक गणित क्या कह रहा है और मीडिया के लिहाज से क्या कुछ जमीनी हकीकत है, वो जानना चाहूंगा सर आपसे। देखिए राकेश जी, जिस तरीके से मेरे साथी लोग बैठे हैं यहाँ पे, कांग्रेस से, बीजेपी से और टीएमसी से भी जुड़ गए हैं, अपनी अपनी पार्टी की बातें बहुत अच्छे से रखते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के साथी हैं, वो जो भी सरकार की ऐसी चीजें हैं, चाहे वो महंगाई वाला मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे 2 करोड़ नौकरी देने का मुद्दा हो, चाहे 15 लाख लाने का मुद्दा हो, उन चीजों को उठाएंगे, प्रखरता से उठाएंगे। उठाना भी चाहिए, विपक्ष का ये काम है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हैं, वो जरूर लोगों को याद दिलाएंगे कि कोरोना पीरियड में 2 बार हमने राशन दिया, हमने गैस का सिलेंडर भी दिया, हमने शौचालय भी बनाया, हमने देश को भी मजबूत किया, हमने मंदिर भी बनवाया, हमने धारा 370 भी हटाया। तो चीजें अपनी अपनी तरफ से निकल के आएंगी। लेकिन जहां तक विपरीत परिस्थिति में काम करने वाली बात है, या बंगाल की बात है, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत मुश्किल चुनाव होता है और विपरीत परिस्थिति में करीब 25 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की। इसी तरीके से बिहार का चुनाव आता है। बिहार का चुनाव में हमारे सारे एक्सपर्ट और मीडिया पूरे तरीके से कह रहा था कि इस बार लालू यादव की सरकार बन सकती है। वो दिखाई दे रही थी चीजें, लास्ट डे तक ये चीजें थी, लेकिन आखिर में बीजेपी ने बाजी मार दी। इसी तरीके से मैं बताऊं, जिस तरीके से पिछले कुछ समय से ममता बनर्जी को घेरा जा रहा है और वहां पे अपना बेस तैयार किया जा रहा है। और एक चीज पे और राकेश जी ध्यान देना होगा कि जब किसी पार्टी के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के भागने लगते हैं और किसी पार्टी में शामिल होने लगते हैं, तो जाइए से निश्चित मान के चलिए कि उस पार्टी की हवा खराब हो रही है, वो पार्टी कमजोर हो रही है। तो हमें जो अभी तक दिखाई दिया है, उसमें कहीं न कहीं ममता बनर्जी की पार्टी लगातार कमजोर होती दिखाई दी है। वो वक्त बताएगा कि ममता बनर्जी की पार्टी या ममता बनर्जी की पकड़ अपने वोट बैंक पर कितनी है, या उन नेताओं के जाने से कहीं पार्टी भी कमजोर हुई है। अगर उन नेताओं के जाने से पार्टी कमजोर हुई है, या जिस तरीके के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर रखे हैं और दिखाए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है, लोगों के ऊपर हमले होते हैं, दिन दहाड़े हत्याएं होती हैं, वर्करों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, तो उन चीजों से कहीं न कहीं ममता बनर्जी को मुश्किल हो सकती है आने वाले वक्त में। चलिए, अब तमाम मेहमान मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। काफी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा बाकी है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बंगाल में जिस तरीके से तमाम राजनीतिक गणित निकल करके सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से संदीप चौधरी साहब ने स्पष्ट करने की कोशिश की कि लगातार टीएमसी में सेंध लगना कहीं ना कहीं काफी कुछ बयां कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी कुछ उलट हो सकती है। वो चुनाव में पता पड़ता है कि आम आवाम किस लिहाज से वोटिंग करती है, किन मुद्दों के आधार पर जाने की कोशिश करती है। बंगाल का महासंग्राम लगातार जारी है और चर्चा चल रही है कि बिहार के राजनीतिक समीकरण में क्या कुछ परिवर्तन लगातार चल रहे हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ चर्चा में शामिल हैं। सनी सिंकू साहब, आपके पास में आना चाहेंगे। जिस तरीके से खासतौर पर उस बात का जिक्र करना चाहूंगा, बीजेपी साफ तौर पर बोल रही है सोनार बांग्ला बनाएंगे, जो कहीं ना कहीं टीएमसी ने इतने सालों राज करने के बाद जो कमियां छोड़ी है, या यूं माना जाए बीजेपी का सीधा सा ही कहना है कि अब तक कुछ नहीं हो पाया, सोनार बांग्ला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। सिंकू साहब। सिंकू साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हेलो। मेरी आवाज आ रही है सिंकू साहब? हाँ, फिर से सवाल दोबारा। सिंकू साहब, सीधा सा सवाल यही है, भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर कह रही है सोनार बांग्ला बनाएंगे। टीएमसी में ममता बनर्जी की सरकार रही, लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से वहां पर कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर कोई काम नहीं हो पाया, और खासतौर पर शरणार्थियों के लिहाज से मटुआ समुदाय की बात लगातार की जा रही है, जिन्हें भारतीय नागरिकता देने में बार बार रोड़ा अटकाया जा रहा है खासतौर पर, और सीए एनआरसी के दावों के बीच में पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का चुनावी माहौल आप लगातार देख रहे हैं, बीजेपी बोल रही है सोनार बांग्ला हम ही बनाएंगे। देखिए, ये कह रहा बीजेपी का एक सैद्धांतिक पहलू बहुत मजबूत है। इस बात से इनकार नहीं है हमको और टीएमसी को कि पहले भी जो बहुत सारा उन्होंने जो है सैद्धांतिक तौर पर घोषणा किया था, चाहे 2014 की लोकसभा की बात कर रहे, चाहे 2019 की, तो सैद्धांतिक तौर पर निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन उसको सरजमीन पर व्यवहारिकता में लाने में कहीं भी दिखाई नहीं देता। ये उनका 6 साल का कार्यकाल में दिख रहा है। तो इसीलिए जहां तक जो है बंगाल में सोनार बांग्ला बनाने की बात कर रहे हैं, ये उनका सैद्धांतिक पहलू है कि इसी बहाने, इसी स्लोगन के बहाने बंगाल के जनताओं को अपने ओर आकर्षित करने का उनका प्रयास है। और बात बाकी जो आपने एनआरसी एनपीआर की जो बात कही है,
इस मामले में सदन पर प्रधानमंत्री कहीं बात पर कुछ बोलते हैं और गृह मंत्री खुद सदन पर जो बात बोलते हैं, यानी सरकार के अंदर में एक और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में जो है भिन्नता या भिन्न जो है उनका संदेश देश को मिलता हो, वो जो है विचार मिलता हो, और वहां से अगर यहाँ नागरिकता किसी का जो है नहीं लेने दिया जा रहा है, ये सवाल भी बेतुकी सवाल है। इसीलिए चुनाव के समय में ये बात सही है, राजनीतिक फायदे के लिए जो है नापा नुकसान को देखते हुए मनगढ़ंत बात भी बोल करके भारतीय जनता पार्टी को अगर राजनीतिक लाभ होना है तो उससे वो पीछे नहीं हटेगी। ये बात सही है कि एंटी इनकम्बेंसी होता है किसी भी राज्य में, लेकिन 10 साल के सरकार में ममता दीदी ने जिस तरीके से जनहित में काम की है, आज जहां कहीं भी कोई भी सभा हो रहा हो तो वहां पर जो है जनता का जन समर्थन, परिवार टूट रहा है, सभा में जो भी जो है भागीदारी परिवार जनता टूट का रहा है, दिख रहा है। परिवार टूट रहा है टीएमसी का। नहीं, ऐसे देखिए, ये विपक्ष के तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी जो बात बोल रहे हैं, ये बात सही है कि ये जो है इस इनकार नहीं है। कोई अगर महत्वाकांक्षा कोई भी नेता में अगर ज्यादा हो गया हो, आज इस तरीके से टीएमसी छोड़ करके हमारे कुछ नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो महत्वाकांक्षा का लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो गया है। इसलिए कि आज मुख्यमंत्री के सवाल पर जो भी गए हैं वहां पर पाले से जो है वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी सपना देख करके रखे हुए हैं। उसी तरीके से और भी जो है बाद बाकी लोग हैं, उन लोगों का भी सपना, अभी जो नए गए हैं उनके पास भी जो ये बीजेपी तो सीधा बोल रही है, बीजेपी तो सीधा बोल रही है, अगर आपको बीजेपी का डर ना होता तो पूरी तरीके से परिवर्तन यात्रा में रोड अटकाने के काम नहीं करते आप लोग। देखिए, ये जो है एक प्रायोजित मामला था, हम नहीं बोलते हैं कि कभी ऐसे रोड़ा अटकाया गया। भारतीय जनता पार्टी का ये जो है देश के अंदर में कहीं पर भी कई बार अपने अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए किसी भी तरह का प्रयोजन कर सकती है। इसीलिए ये जो है आरोप निराधार है। हम जो है इस बात को पूरे बंगाल का जनता पूरी तरीके से जो है देख रही है, किसी से छिपा हुआ चीज नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी स्लोगन दे दे, सोनार बंगला जो है कौन बना सकता है, वहाँ के जनता को, छत्तीसगढ़ जनता को भली बात पता है। उनका जो है चुनाव के साथ ही, चलिए आज जो है चुनाव का घोषणा हो चुका है, चुनाव के साथ ही जनादेश किनको मिलेगा ये सामने अपने आप आ जाएगा। हम यही कहना चाहते हैं आपको। पता लग रहा है कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने अपने शुरुआत के वक्तव्य में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत मान ही लिया है, तो मेरे ख्याल से अंदाजा लगाया जा सकता है। अजय वर्मा साहब, आपके पास आना चाहेंगे। कुल मिलाकर के दक्षिण भारत का जिक्र तमाम कांग्रेस के बड़े नेता लगातार कर रहे हैं, राहुल गांधी का दौरा भी लगातार जारी है। जो मुद्दे दक्षिण भारत के हैं वो पश्चिम बंगाल के नहीं हो सकते, लेकिन आश्चर्य का विषय ये है कि लेफ्ट के साथ मिलकर के भले ही आप चुनावी वेतरनी में जा रहे हैं, लेकिन मुद्दा मेरा वही है, जो राहुल गांधी दक्षिण भारत में एक्टिव दिखाई देते हैं वो पश्चिम बंगाल में वो एक्टिवनेस कहां चली जाती है? क्या पश्चिम बंगाल से आपको बिल्कुल कम उम्मीद है? देखिए, हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी जी और लेफ्ट के नेता और हमारे और प्रभारी इंचार्ज जितने भी लोग हैं, क्योंकि सारे लोग बंगाल में लगे हुए हैं। और बंगाल के लोगों की जो मैं बता रहा हूँ, बंगाली लोगों ने तय कर लिया है कि जो लोग भगवान को भी बांटने का काम कर रहे हैं उनको जनता अपने आप वोटर जवाब दे देगा। रहा सवाल साउथ का, जहां ऑपरेशन लोटस आपने देखा कि अभी किस तरह से पांडिचेरी में ऑपरेशन लोटस शुरू होगा, थैलों के खेल विधायक खरीदने जैसे पहले भी चल रहे थे जगह जगह। सरकार की नीति और नियत और मानसिकता पूरे देश में देख रहे हैं कि किस तरह से बेजा दुरुपयोग ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, सारे डिपार्टमेंट का किस तरह से किया। जो इनकी बात नहीं मानेगा वो तो उसके तो चाहे वो कोई हो उसके खिलाफ सारी चीजें इस्तेमाल होंगी। और जो इनके साथ आके मिलेगा वो कितना ही, चाहे वो किसी भी घोटाले में फंसा हुआ नेता हो, जैसे बंगाल के कई नेता आए और इनके ऊपर समझो कि गंगाजल छिड़क गया और वो पवित्र नदी में स्नान करके टैगोर साहब के यहाँ शामिल हो जाते हैं, नकली टैगोर साहब। तो हालात ये हैं इस देश में। इस देश की जनता को इस वक्त प्राथमिकता है कि आप इस हिंदुस्तान को जर्मन होने से बचाइए। यहाँ लोग रोटी खाने को ही इनके दिमाग में डाला जा रहा है कि आप रोटी पानी खाने को ही विकास समझ रहे हैं। इसे विकास समझिए। जब आपको गेहूं 120 और 100 रुपए किलो मिलने लगेगा आने वाले कल में, अभी तो और चीजें ही 120 और 100 मिलनी शुरू हो गई हैं। नमक आपको 50-40 रुपए किलो मिलने लगा था जो 50 पैसे किलो पड़ रहा है। ब्रांडेड होने के बाद ऐसे ही गेहूं का भी होगा।
तो जरूरत है इस वक्त हमें, आपके चैनल से भी प्रार्थना है और देश की जनता और जनमानस की ये आवाज है कि महंगाई घटाइए, ताकि सब्जी कम हो, दाल कम हो, डीजल कम हो, पेट्रोल कम हो, गैस सिलेंडर कम हो, देश का व्यापार बढ़ाइए। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बुग्गी बेचने से, उनको पकौड़ा तलने से, उनको पान की दुकान खोलने से रोकिए, वरना ये सरकार का एजेंडा ये है कि सारी चीजें बेच दूंगा और सबको निजीकरण करके 4 लोगों के हाथ में दे दूंगा। जर्मन में भी यही हुआ था। हिटलर महान ने अपने 4 क्रोनी कैपिटलिस्टों को देश के सारे संसाधन दे दिए थे प्राइवेट हाथों में, और बाकी लोगों से वो वहां पर, आपने सुना हो जैसे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का एक मूवमेंट सरकार का रहता है, वहां पर ज्यूज, यहूदी और नाजियों का होता था। क्या शुरू हुआ था 1945 में। तो ये सब समझने की चीजें। आप कुछ समय सत्ता का क्षणिक सुख तो पा सकते हैं, क्षणिक राष्ट्रवाद और छद्म राष्ट्रवाद के उसमें, लेकिन जब अंत होगा तो बहुत बुरा होगा। माता दुर्गा जब राक्षसों का नाश करती है तो उसके सामने फिर महिषासुर हो, चाहे शुंभ निशुंभ हो, सारे दैत्य और दानव ढा दिए जाते हैं। और ये देश को पता है कौन दैत्य है और कौन दानव। दानिश इकबाल साहब जानने का प्रयास कर रहे हैं लगातार कौन देते हैं और कौन दानव है। दानिश इकबाल साहब आपके पास आना चाहेंगे सीधे तौर पर, क्या वो मशीन बीजेपी के पास में है कि भ्रष्टाचार के आरोपी को डालो और ईमानदार बन के निकलेगा? देखिए मित्र जो है बहुत ही विचित्र बात कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट की जो है सरकार बनेगी, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है। ममता बनर्जी की जो असफलता है उसको उजागर करने का काम नहीं कर रहे हैं। और ये माता किसको कह रहे हैं आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि माता कौन है पश्चिम बंगाल में इनकी। तो इस तरह से बात कर रहे हैं। देखिए, और ये जो चुनाव है राकेश जी, ये चुनाव आप माता दुर्गा का भी अपमान कर रहे हैं कि उन्हें पूरे संसार की माता है, उन्हें बंगाल की माता बनाए दे रहे हैं। लौटेंगे अजय जी, लौटेंगे अजय जी, आऊंगा। राकेश जी, अपमान नहीं करेंगे बीजेपी के लोग कि कभी हनुमान जी का अपमान करते हैं, कभी हिंदुओं का अपमान करते हैं, दुर्गा माता का अपमान करते हैं। अजय जी आऊंगा। राकेश जी प्लीज, राकेश जी वो हम अजय जी लौटूंगा अजय जी, आपके पास आऊंगा, प्लीज अजय भाई मुझे बोल लेने दीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए। मुझे आपत्ति है। बिल्कुल मैं ठीक है आपकी आपत्ति सुन लिए, उन्होंने सुन लिया आपकी आपत्ति। मैं बिल्कुल जवाब मांग रहा हूं, मैं बिल्कुल जवाब मांग रहा हूं उनसे। मैं हूं इसमें, मैं बिल्कुल इस बात का जवाब मांग रहा हूं उनसे। जी दानिश इकबाल साहब। राकेश भाई देखिए, पूरा देश जानता है कि किसने अपमान किया है भगवान राम का, कौन जो है भगवान राम के मंदिर के निर्माण में कौन रोड़ा अटका रहा था, ये सब दुनिया जानती है, देश जानता है। जहां तक दुर्गा माँ का सवाल है, दुर्गा माँ हमारी आस्था है, हम सब उनका सम्मान करते हैं। लेकिन सोचिए राकेश भाई, वो कौन लोग हैं पश्चिम बंगाल के अंदर जो दुर्गा पूजा करने के लिए हमें वहां पे कोर्ट जाना पड़ा था, हमें दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट जाना पड़ा, हमें रामनवमी की रैली निकालने के लिए कोर्ट जाना पड़ा, हमें परमिशन लेना पड़ा वहां से। वहां की ऐसी सरकार थी जो दुर्गा पूजा करने नहीं दे रही थी। और ये मुझे कह रहे हैं कि हम दुर्गा माँ का अपमान कर रहे हैं। जो लोग दुर्गा माँ का अपमान करते आए हैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला इन्होंने, जब दुर्गा पूजा के लिए वहां पे कोर्ट से जाकर के परमिशन लेना पड़ा था। तो देखिए, ये सब जग जाहिर है, हम सब जानते हैं। ये कह रहे थे पांडिचेरी में आपके जो विधायक थे वो आपके नीति से, आपके नेतृत्व को अस्वीकार करके अगर वो इस्तीफा देते हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या कोई मामला होता है? कोई मामला नहीं है। आप अपने विधायक को जो है संभाल नहीं सके, और वहां पे जो है अगर आपके साथ जो है मुख्यमंत्री और वहां के राज्यपाल के बीच जो है मतभेद था, केंद्र सरकार ने राज्यपाल को वापस बुला लिया। तो इस तरह की आपत्तिजनक बातें करना, इस तरह की झूठी भयावह बातें फैलाने से कुछ नहीं होता है। जनता सब जानती है। आपने अभी तक एक बात नहीं बताई कि आप पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, आप दावा कर रहे हैं कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं। आपका एजेंडा क्या है, आपका मुद्दा क्या? हमारा मुद्दा तो बहुत साफ है। हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जहां विपक्ष में रहती है तो वो जो सत्ता के लोग हैं जो सरकार चलाते हैं उनका रिपोर्ट कार्ड को उजागर करते हैं, और जहां हम सत्ता में रहते हैं, पक्ष में रहते हैं, वहां अपने सरकार की रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखते हैं। बहुत साफ सा मामला है। यही आधार होता है हमारा चुनाव लड़ने का, और इसी पे हम चुनाव लड़ते हैं। हम दुनिया की बातें नहीं करते हैं। आज चुनाव विधान हो रहा है पश्चिम बंगाल पे, ठीक है अजय वर्मा जी से, हमें अजय वर्मा जी से बात करनी चाहिए। जब लोकसभा का चुनाव होगा तो लोकसभा के चुनाव में वर्मा साहब से फाइनल कमेंट ले लेते हैं, वर्मा साहब से फाइनल कमेंट ले लेते हैं प्लीज। वर्मा साहब। राकेश जी चूंकि मुझे एक अन्य चैनल पे जाना है, फाइनली मैं ये कह के जा रहा हूँ, हमने अपना एजेंडा और अपनी नीति और नियत बता दी कि हम महंगाई के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर
काले धन के मुद्दे पर, जीएसटी के मुद्दे पर, छोटे व्यापारियों के मुद्दे पर, देश में एकता के मुद्दे पर, देश की एकता अखंडता के मुद्दे पर और देश में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हम सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम नहीं करेंगे और हम लोग पूरे देश में एकजुटता के नाम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यही हमारा एजेंडा है, यही कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय बहुत बहुत शुक्रिया अजय वर्मा साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। संदीप चौधरी साहब, आपके पास आना चाहूँगा। तमाम चीज़ें हैं, तमाम विषय हैं, सारी चीज़ें हैं। अजय वर्मा साहब की एक बात का जिक्र यहाँ पर करना इसलिए आवश्यक है, जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी तमाम चुनावों में उतरने जा रही है, उतर चुकी है, खासतौर पर अभी देश के जो हालात है। संदीप जी, आपसे जानना चाहूँगा, महंगाई के विषय पर विपक्ष इस समय नगण्य स्थिति में है। जिस महंगाई को लेकर के तमाम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, गैस सिलेंडर की बात हो, पेट्रोल के प्राइजेस की बात हो, या यूँ कहा जाए दैनिक रोज़मर्रा का जितना भी सामान एक आम आदमी प्रयोग करता है उसकी कीमतों की बात हो, लगातार बढ़ रही है। हवाला कुछ और दिया जा रहा है, लेकिन कोई एक स्पष्ट पॉलिसी सामने नहीं आ पा रही है। क्या लगता है, बंगाल चुनाव हैं, 4 अन्य राज्यों के भी पोलिंग होना है, क्या इस लिहाज से कुछ फर्क पड़ने की संभावना है? चौधरी साहब। देखिए राकेश जी, मैं आपको बता दूं, महंगाई जो है हकीकत में एक मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा है। और महंगाई की वजह से हमने देखा है, एक खाली प्याज महंगी होने से हमने सरकारें बदलती देखी है हिंदुस्तान के अंदर। तो इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि राजनीतिक पार्टियां आज की तारीख में कितने सर्रार हो चुकी हैं। वो मुद्दे अपने हिसाब से सेट कर देती हैं, वोटर्स का दिमाग सेट कर देती हैं। आपको किस तरफ जाना था, आपको कहाँ वो लेकर के चली जाती हैं। ये चीजें आज की तारीख में महत्वपूर्ण हो गई हैं। तो आप ये देखिए, महंगाई क्या बंगाल के अंदर मुद्दा बन पाएगा, महंगाई क्या केरला के अंदर मुद्दा बन पाएगा, महंगाई क्या तमिलनाडु के अंदर मुद्दा बन पाएगा, महंगाई क्या आसाम के अंदर मुद्दा बन पाएगा, या एनआरसी को मुद्दा बना दिया जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको केंद्र में रख के इलेक्शन की तैयारी की जाती है। कई बार चीजें, आपने राम मंदिर के ऊपर चुनाव होते देखे, आपने धारा 370 के ऊपर चुनाव होते देखे, आप कोरोना के ऊपर चुनाव लड़ सकते हैं। आपने इसी तरीके का, इसी माहौल में चुनाव हाल ही में बिहार के अंदर देखा। तो चीजें अलग अलग हैं, परिस्थिति अलग अलग है। जिस तरीके से आपने दुर्गा पूजा का जिक्र किया, अगर दुर्गा पूजा को केंद्र में रख के चुनाव हो गया और सबका उसकी तरफ ध्यान दिया, तो मुझे लगता है ममता दीदी को प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अभी देखना यह है कि किसका मुद्दा हावी रहेगा और किसका कांग्रेस ध्यान अपनी तरफ खींचने क्या कांग्रेस और लेफ्ट होगा। क्या चौधरी जी, क्या कांग्रेस और लेफ्ट, खासतौर पर सिर्फ ममता दीदी के लिए बीजेपी चुनौती हो और कांग्रेस और लेफ्ट ना हो, क्या ऐसा संभव है? क्या सिर्फ फाइट बीजेपी और टीएमसी के बीच में रहेगी? देखिए, ये चीजें बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। जिस तरीके से लेफ्ट और कांग्रेस है, टीएमसी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं राकेश जी के पिछले कुछ समय में जिस तरीके से आपने देखा बिहार के अंदर कांग्रेस खत्म हुई, कमजोर हुई, उसी तरीके से सेम परिस्थिति आप बंगाल में देख सकते हैं। कांग्रेस का लगातार ग्राफ गिरा है और कांग्रेस बंगाल में कभी भी सर्वाइव करती नजर नहीं आई। जिस स्थिति से मजबूत होनी चाहिए थी, कभी भी उस स्थिति में मजबूत नहीं हुई। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे आप ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, ये सब कहीं ना कहीं कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां हैं और कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने वहां पर अपनी सरकार बनाई है। तो इनका नुकसान भी लगातार कांग्रेस को और कांग्रेस को साथियों को हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि पूरे जोश के साथ, अपनी पूरी प्लानिंग के साथ, और न केवल अभी इलेक्शन टाइम पे, पिछले पूरे 5 साल से वहां पे तैयारी में लगी हुई है। आपको याद होगा 2014 के बाद से कैलाश विजयवर्गीय जी वहां पे लगातार काम कर रहे हैं और उन्होंने वहां पे जमीन को तैयार किया है। और अब स्थिति और परिस्थिति आप देख रहे हैं किस तरीके से नेशनल मीडिया हो, रीजनल मीडिया हो, बिहार की छोटी से छोटी खबर भी आज की तारीख में बंगाल की छोटी से छोटी खबर भी नेशनल न्यूज बन जाती है और उन पर हम लोग बैठ के डिबेट करते हैं। चलिए सिंघू साहब, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। और कुल मिलाकर के जो स्थिति है, जैसा कि जिक्र अभी चौधरी साहब ने भी किया और ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी रणनीतिक रूप से किस तरीके से और कब से काम कर रही है। एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि चुनौती सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हो आपके लिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का लेफ्ट से इफेक्ट हो चुका है, आप कहीं ना कहीं अकेले मैदान में खड़े हैं, परिवार में कुनबा आपका टूट रहा है। किस तरीके से बंगाल बचा पाएंगे सर आप? देखिए, बंगाल में बहुत स्पष्ट है, जनता टीएमसी के साथ में है, ममता दीदी के साथ में है। और अभी जो है इसीलिए पूरे बंगाल के अंदर में एक जो है नारा महिलाओं की ओर से बहुत जोर उठा है कि हम लोगों को ममता दीदी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ जो है
नेता हमारे जैसे जो है डिबेट में आकर के कुछ भी बोल दे, लेकिन आखिरकार जो जनादेश देने वाला जनता ही होता है। और हमने पहले भी कहा कि इसके पहले यानी इस बार जहां कहीं भी प्रोग्राम हो रहा तो वहां पर जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके जनता ममता दीदी का आवाज सुनने के लिए, उनके बात सुनने के लिए जो है जिस तरीके से जो है भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, यही जो है लोकतंत्र में एक संकेत है और संदेश भी है कि जनादेश टीएमसी के पक्ष में आएगा और ये आने वाला समय में खुद जो है ये दिखेगा। चलिए ठीक है, दानिश इकबाल साहब फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे आपसे। देखिए राकेश भाई, ये चुनाव जो है जनता के लिए है और जनता के हित के लिए है। और हम सब देखिए व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे पे जो है आक्षेप करते रहे, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि जनता के मुद्दों को हम कितनी गंभीरता से लेते हैं। जनता की वो जो आकांक्षा है, उनका जो विश्वास है कि कैसे एक ऐसी सरकार का निर्माण हो जो जनता के हित के लिए काम करे, जनता के बुनियादी सुविधाओं के लिए काम करे। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में पश्चिम बंगाल 10 सालों में पूरी तरह से फेलियोर है। आप जीडीपी में सबसे निचले स्तर पर हैं, आप जो है तुष्टीकरण में सबसे ऊपरी स्थान पर हैं, आप जो है विस्थापितों को ला करके बाहर से वहां रोहिंग्या को ला करके वहां शरण दे रहे हैं। तो ये सब चीजें जनता के मन में बहुत रोष है, वहां की जनता की, आम जनता के मन में, कि हमने जिस आकांक्षा जिस आशाओं के साथ जो है एक ममता जी जो एक नया नारा लेकर के आई थी, माँ माटी और मनुष्य का, जो ऐसा लग रहा था हम सबको भी लग रहा था कि जो है पश्चिम बंगाल का एक नव निर्माण होगा, लेकिन उसमें वो असफल रही हैं। तो अब जो वो आकांक्षा वो विश्वास वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी में देखती है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी प्रदेशों में रही है, जितने भी बीमारू राज रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, हमने उनको बीमारू राज से निकाल करके जो है मुख्य राज में, डेवलप राज में बनाने का काम किया है। तो ये सब बातें जनता के मन में है और जनता वहां की जो है पूरी तरह से सुनिश्चित है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर के 2 मई को सुनिश्चित कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पे सरकार चलाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सनी सिंह साहब आपका भी शुक्रिया, अजय वर्मा साहब, दानिश इकबाल साहब, संदीप चौधरी साहब, आप तमाम मेहमानों को इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। और कुल मिलाकर के चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के साथ ही बंगाल की चुनावी लड़ाई काफी रोचक हो चुकी है। चुनाव 5 राज्यों में होने हैं, लेकिन महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल है, क्योंकि पिछले 1 माह में जिस तरह के तमाम बड़े बीजेपी नेताओं की रैलियां वहां पर लगातार चल रही है और जिस लिहाज से आसाम और पश्चिम बंगाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है, ये माना जा सकता है कि पश्चिम बंगाल कहीं न कहीं वही केंद्र बिंदु है जो CAA और NRC का रास्ता साफ करेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।